डिफरेंट इकोनॉमीज़ के दरमियान को बहुत ज़्यादा कभी कभार फ़र्क नहीं नज़र आता। और यही आपको शायद फील होगा व्हेन आई टॉक अबाउट कार्ल मेंगर। और जहाँ आपने जेवंस को ऑलरेडी पढ़ लिया और आप देखेंगे कि उनके आइडियाज़ काफ़ी सिमिलर हैं। The same, of course, can also be said for the French economist Walras, Leon Walras, who created the Walrasian general equilibrium theory. क्योंकि ये 3-4 लोग हैं जो कि एक ही टाइम पीरियड में 1870s में एक इंग्लैंड के अंदर, एक फ्रांस के अंदर, एक जर्मनी के अंदर, और अदर नॉट जर्मनी के अंदर बट ऑस्ट्रिया के अंदर, वियना, पोलैंड वगैरह के अंदर, these ideas develop approximately at the same time in the 1870s. इसीलिए इसको मार्जिनलिस्ट रेवोल्यूशन कहा जाता है। 3 मुख्तलिफ जगहों में एक ही किस्म के आइडियाज़ हैं, मगर हमें इस क्लास में दिलचस्पी है इन द आइडियाज़ ऑफ व्हाट वी कॉल द ऑस्ट्रियन स्कूल, जिसको शुरू करने वाला ये आदमी है कार्ल मेंगर। He influenced Eugene von Bomborek and also Friedrich von Wieser and Ludwig von Mises, Friedrich Hayek। इन नामों के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये वो हैं जो कि एक्सट्रीम आप कह लें कि प्रो मार्केट, प्रो कैपिटलिज्म वगैरह कैटेगरी के लोग हैं। इवन मतलब केन्जियन वेलफेयर स्टेट वगैरह को ये लोग बड़े स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करते हैं कि किसी किस्म की डिमांड मैनेजमेंट, किसी किस्म की स्टेट इंटरफेरेंस जो है, दिस इज़ द रोड टू सर्फडम। तो बहरहाल ये सारा स्कूल जो है इस बंदे ने शुरू किया। His main work was principles of economics। अब गौर करें कि वो जेवंस की तरह principles of political economy नहीं यूज़ कर रहा है, economics की टर्म यूज़ कर रहा है, अगरचे किताब उसी पीरियड के अंदर छपी हुई है। Then he wanted to redo it etc and he tried to redo it and so on, but this is the main track that started the whole Austrian school। इसमें उसने क्लासिकल मॉडल को और क्लासिकल इकोनॉमिक्स को चैलेंज किया। उसने कहा ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थियरी आपने पूरी दी है और लेबर थियरी ऑफ वैल्यू आपने दी है, ये सब गलत है। और इसके साथ साथ ही ऑल्सो चैलेंज द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि जर्मनी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्कूल था, जो कि इकोनॉमिक्स को एक एज ए हिस्ट्री अप्रोच करता था कि अगर आपने जर्मनी को समझना है, जर्मनी की इकोनॉमी को समझना है, तो जर्मनी की इकोनॉमिक हिस्ट्री और उसका डेटा और ये वो सारा कुछ जो है ना, इसको एग्जामिन किया जाए। इसकी जगह ये कहते थे कि ये मेथड ही गलत है, हमें मेथड हिस्टोरिकल मेथड नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें जो मेथड यूज़ करना चाहिए वो यही है कि एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म का मैथमेटिकल मेथड हो, जिसमें यूटिलिटी और चॉइस थियरी और मार्जिनल थियरी वगैरह ये सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब आप कभी इकोनॉमिक्स को आज देखें तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कोई हिस्ट्री नहीं होती, उसके अंदर बस ग्राफ्स होते हैं, वो आपने समझने होते हैं, उनके रिलेशन समझने होते हैं, डिफ्रेंसिएशन ये वो सब की चीज़ें समझनी होती है, और हिस्ट्री इज़ ऑलमोस्ट इररेलेवेंट टू इकोनॉमिक्स। तो ये जो आइडिया है कि हिस्ट्री इज़ नॉट दैट रेलेवेंट, ये किसने शुरू किया? एक तरह से ये ऑस्ट्रियन स्कूल ने शुरू किया, और ये मार्जिनलिस्ट रेवोल्यूशन ने शुरू किया, या मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट ने। मैं इनको रेवोल्यूशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये खुद अपने आप को बड़े रेवोल्यूशनरी समझते थे। इस सेंस में नहीं कि ये रियासत को ओवरथ्रो करना चाहते थे, मगर इस सेंस में ये अपने आप को रेवोल्यूशनरी कंसिडर करते थे कि ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स को ओवरथ्रो करना चाहते थे। उसके बड़ा लंबा एक ट्रेडिशन था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू वगैरह। एज यू कैन सी कि मेनली तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो कैन गो ऑल द वे बैक एंड से कि भाई हम तो उसी आइडिया को डेवलप कर रहे हैं जो पिछले एरिस्टोटल के पीरियड से लेकर अब तक आ रहा है। तो दे वांटेड टू ओवरथ्रो द होल थिंग, दिस होल पैराडाइम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, सो एंड सो फोर्थ, इस सारे को ख़त्म करना है। सो इन दैट सेंस दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी रेवोल्यूशनरी, बट politically actually they were very deeply conservative, by which I mean कि ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि सारे ही इनके जो लोग थे वो एरिस्टोक्रेट्स वगैरह थे या प्रो कैपिटलिस्ट वगैरह थे, and they were very much opposed to the ideas of socialism and so on that was spreading at that time, working class rights and ये वो, इन सब चीज़ों के बड़े से खिलाफ थे। और 1870s मैं आपको बता भी चुका हूँ, एक ऐसा पीरियड है जब पेरिस कम्यून वगैरह जैसी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, तो सोशलिज्म इज़ ऑलरेडी अ मेजर पावर इन यूरोप, कि भाई वर्कर्स एक जगह जो है ना पूरी सिटी को टेक ओवर, यूरोप की सबसे बड़ी सिटी को टेक ओवर कर लेते हैं, तो इट्स अ मेजर पावर, सो दे आर वेरी कॉन्शियसली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। तो आए देखते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट दे अंडरटेक। अब एक बात बहुत कहनी बहुत ज़रूरी है कि यू कैन अराइव एट द सेम रिजल्ट्स जहाँ पे ऑस्ट्रियन स्कूल वाले अराइव करते हैं, बट फ्रॉम डिफरेंट रूट्स। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप हो सकता है लेज़े फेयर आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, मगर आपने जो रूट लिया है उसको हम कहेंगे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ऑस्ट्रियन स्कूल एक और रूट लेता है, और वो भी इसी नतीजे पे पहुंचता है कि जी
हमें कोई स्टेट इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, कोई केन्जियन डिमांड मैनेजमेंट नहीं करनी चाहिए। कंक्लूजन एक है मगर तरीका उसका काफ़ी मुख्तलिफ हो सकता है। सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड मोर देन द कंक्लूजन ऑफ कोर्स इज द मेथड। हाउ डू यू अराइव एट दैट पर्टिकुलर कंक्लूजन इज मोर इंटरेस्टिंग देन द कंक्लूजन यू अराइव एट। व्हाई? बिकॉज अगर आपने ज़रा डीप थिंकिंग करनी है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी ऑफ द ऑस्ट्रियन स्कूल और एनी अदर स्कूल, और हो सकता है कि वो मेथोडोलॉजी में आप थोड़े डिफरेंट कंक्लूजन पे पहुंच जाएं फ्रॉम द अदर पर्सन, बट द मेथोडोलॉजी ऑब्वियसली फॉर अ साइंटिस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंक्लूजन, for the reason that in a conclusion somebody can make an error, but if you have the right methodology you will eventually get to the right conclusion as well. So conclusion is very important. So पहली बात तो ये है कि वैल्यू की पूरी कॉन्सेप्ट और थियरी को मेंगर कहता है मैंने इसकी ऐसी की तैसी फेर देनी है। एडम स्मिथ एंड ये वो एंड फलाने ढिमकाने सब पासे हो जाओ, रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, सब पासे हो जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ वैल्यू क्या होती। कहता है where requirements of a good are larger than the quantity of it available, a person must economize in its use. ये थोड़ा सा मैंने वहाँ से कोटेशन उठाया, थोड़ा सा मैंने उसको मिक्स किया तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए फिर रिपीट कर देता हूँ। where the requirements से उसकी मुराद ये wants, हमारी wants जो हैं वो ज़्यादा हैं, of a good are larger than the quantity of it available, मगर वो good जो है वो कम है, यानी वो scarce है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है और आपने पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स शुरू होती है इस फिक्रे से कि wants are theoretically unlimited and the means to satisfy those wants are scarce. So scarce resources amongst unlimited wants, this is economics. Exactly यहाँ पे वो यही कह रहा है. So you can see कि Austrian school plays a very pivotal role in redefining economics as such, in defining economics. पॉलिटिकल इकोनॉमी तो पहले है ना, वो तो पुरानी है, उसमें तो सारा एम्फोसिस ही डिवीजन ऑफ लेबर पे और क्लासेस पे और वैल्यू थ्योरी पे था, तो ये तो चीज़ ही पूरी नई शुरू हो गई। वैल्यू इज द इंपॉर्टेंस दैट इंडिविजुअल गुड्स और क्वांटिटीज ऑफ गुड्स अटेन फॉर अस बिकॉज वी आर कॉन्शियस ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन कमांड ऑफ देम फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड्स। लो जी, गाली मुक गई। दूसरा जुमला इकोनॉमिक्स का आ गया यहाँ पे, जिस तरह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आजकल के ज़माने में। तो क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन हियर of economics? Let's say it is the satisfaction of our needs. We have wants, we have needs. Theoretically they are unlimited. हो सकता है कि you don't have a want right now because you don't know that you have that want, but as soon as you know that you have that want, then you won't be able to stop wanting what it is that you want. So in that sense they are theoretically unlimited. So we want to satisfy those, and those cannot be satisfied because the things that satisfy those wants are limited. वो कम है, ठीक है। So what do we have to do if we want to satisfy those wants? We have to economize. अब economize का मतलब यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, एक different sense में लिया जा रहा है कि क्योंकि वो चीज़ें कम है और हमारी wants बहुत ज़्यादा हैं, तो उन चीज़ों को कैसे हम distribute करेंगे such as to maximize the satisfaction of our wants. That has become now for the Austrian school the central economic question. And please note that of course is presented as the central economic question even in neoclassical economics or the economics we are taught when we study economics. Previously ये बात तो हुई है कि चीज़ें scarce हैं and so on and so forth, but that's not the central concern of economics. Production is the central concern of economics, you see. And production, if production is the central concern of economics, तो उसमें से labor, the process of labor, the division of labor, all of those things become central to economics. But now you see that what is, so I would put it to you this way कि classical economics में जो center piece है वो पैदावार, production है, और यहाँ पे जो center piece है वो consumption है, पैदावार नहीं है. Production process has become a background to the central economic question which is consuming it. ठीक है, जब आपने एडम स्मिथ पढ़ा, जब आपने मार्क्स पढ़ा, जब आपने रिकार्डो पढ़ा, तो मेन क्वेश्चन जब वो हर इकोनॉमिस्ट यहाँ से शुरू होता है, वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ वैल्यू. ठीक है, अब वैल्यू को डिफाइन करने के लिए जो जहाँ से उन्होंने शुरू किया, तकरीबन हर इकोनॉमिस्ट ने सो फार उसने ये कहा कि हमें दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहने के लिए हमें काम करना पड़ता है टू गेट द थिंग्स दैट वी वांट. कुछ चीज़ें हमें कुदरत से मिल जाती हैं, मगर बाकी चीज़ें हमें कॉन्शियसली तैयार करनी पड़ती, पैदावार करनी पड़ती, प्रोडक्शन के प्रोसेस करना पड़ता है, लेबर करना पड़ता है. ठीक है, वो बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है ना, द लेबर इज़ द लॉट ऑफ मैनकाइंड बिकॉज ऑफ द सिन इन द गार्डन ऑफ ईडन. राइट, सो लेबर हमें करना पड़ता है. सो देन द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स बिकम्स फॉर द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कि ये जो प्रोसेस ऑफ लेबर है यानी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, एक ही बात है, फ़र्क नहीं है दोनों चीज़ों में. ठीक है,
ये जो लेबर करने का प्रोसेस है, इसकी स्टडी इज़ द सेंटर पीस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कैसे होती है, किन कंडीशंस में होती है, इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, इसकी क्या डिवीजन ऑफ लेबर है, वो इब्ने खल्दून से लेके आप देखें डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसके नतीजे में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम, कौन से प्रॉपर्टी रिलेशंस पैदा हुए, कौन से तबकात पैदा हुए, वगैरह वगैरह। ऑल ऑफ दीज बिकम द सेंट्रल कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। अब इकोनॉमिक्स का सेंट्रल कंसर्न, so value comes out of that central concern. Labor theory of value in a certain sense comes out of that central concern कि production is what we care about, in a certain, to put it in a very general way. But here now you see for the Austrian school, what is the central concern? Consumption. Consumption becomes the central concern. Even production now is seen as a kind of consumption. Production is the consumption of labor and also other factors of production. So consumption has become the center point of economics. That's kind of a shift that you see now that differentiates classical economics from all of neoclassical economics, including the Austrian school as well as other schools, etc. So satisfaction of our needs is a central concern. Value of kya hai? For Menger, value is therefore nothing inherent in goods, no property of them, but merely the importance that we first attribute to the satisfaction of our needs, that is to our lives and well-being, and in consequence carry over to economic goods as the exclusive causes of the satisfaction of our needs. किसी भी commodity में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके नतीजे में उसकी वैल्यू ऊपर है, नीचे, आगे या पीछे है। Unlike जितने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि इसमें जितना ज़्यादा लेबर होगा उतनी ये महंगी हो जाएगी। कह रहे नो, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी जितनी इसमें ज़्यादा लेबर होगा, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। कितने लोगों ने कहा, वो कहते नहीं, देयर इज नथिंग इनहेरेंट इन दैट that gives it this or that value. What gives it value is how valuable it is to you in terms of the satisfaction of your needs. So he points out that people will give up what they value less in return for what they value more, which is why both sides can gain from an exchange. Why do people exchange? He says we exchange because we want the satisfaction of our needs. And if something ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपकी ज़्यादा नीड सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप उसके लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं. So that, he says, is the real reason for value. Scarcity is therefore the main problem. Where goods are available in quantities that satisfy our needs, he says, there is no need to economize. Hence, they have no value for us. Water has no value for us because उसमें economize करने की ज़रूरत नहीं, because वो इतना widely available है कि मसला ही कोई नहीं, आपने जितना मर्जी पीना पिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपके पीने से उसके लिए कम नहीं हो जाएगा. मगर जहाँ पे भी कोई ऐसी कमोडिटी है जहाँ आपके खाने से उसके लिए कम हो जाएगा, तो वहाँ पे वी हैव टू डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. व्हाट इज़ दैट न्यू एंड डिफरेंट थिंग? वी हैव टू इकोनॉमाइज. अगर मैं एक पिज़्ज़ा लेके आता हूँ और आप सबने खाना है और पिज़्ज़ा इज़ नॉट इनफ फॉर ऑल ऑफ यू, एक पिज़्ज़ा है, तो फिर आपको उसको काटना पड़ेगा, आपको इकोनॉमाइज करना पड़ेगा, तुम इतना खाओ, तुम इतना खाओ, तुम इतना खाओ करना पड़ेगा. ठीक है, वी हैव टू फाइंड सम वे टू कट इट अप. दैट्स वेयर इकोनॉमिक्स कम्स इन, ही सेज. दैट्स व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट. So if you have trees in a virgin forest, या you have water in a river, etc., there's no need to economize. वो economic question ही नहीं है. So ये जो freely available goods हैं, इनको वो कहता है non-economic goods because they are available in vast quantities. और economic goods वो हैं जो कि scarce हैं. जो भी good scarce है वो economic good है. जो भी good scarce नहीं है वो economic good नहीं है. अब गौर करें कि स्मिथ, रिकार्डो और मार्क्स से ये एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उनके लिए जो इकोनॉमिक गुड्स थे वो कौन से थे? इन अ सर्टेन सेंस, टू यूज द टर्म अ बिट रफली, वो थे जो लेबर से प्रोड्यूस होते, और नॉन इकोनॉमिक गुड्स वो थे जो कि या तो कुदरत से प्रोड्यूस हुए या फिर कोई प्रीवियस लेबर से प्रोड्यूस हो गए मगर रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, लाइक प्रेशियस वर्क्स ऑफ आर्ट एंड सो ऑन. याद है ना आपको? वो कहते हैं कि जो लॉज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कमोडिटीज़ के लिए हैं, और उन कमोडिटीज़ वो चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ लेबर से प्रोड्यूस होती हैं मगर लेबर से कॉन्स्टेंटली रीप्रोड्यूस हो रही होती हैं, एक साइकिल में होती हैं, बन रही होती हैं, फिर बन रही होती हैं, फिर बन रही होती हैं. वर्क्स ऑफ आर्ट यानी कि लेबर नहीं है. कोई प्रेशियस स्टैचू उनके लिए कमोडिटी नहीं है, लेबर से बना है मगर अब वो एक तरह से प्रेशियस स्टैचू बन गया है. कोई प्रेशियस वर्क ऑफ आर्ट मोनालिसा लेबर नहीं है. वो उसका मतलब है कि वो कॉन्स्टेंटली रिप्रोड्यूस क्योंकि नहीं हो रहा, तो उस पर वो लॉज नहीं एप्लीकेबल जो कि लेबर थियरी ऑफ वैल्यू लॉज इलेबोरेट कर रहे हैं. तो अब ये
इसकी डेफिनेशन और है। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है लेबर से बनी हो, कुदरत में बनी हो, जैसे मर्जी हो, जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उसमें स्केर्सिटी नहीं है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक गुड है। और जो चीज़ जिसमें चीज़ में भी आपको उसको काटना पड़ेगा क्योंकि वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं जो खाना पीना चाहते हैं उसको, मगर वो खाने पीने की अशिया कम है, वो जो है इकोनॉमिक गुड है। सो टू वेरी डिफरेंट डेफिनेशंस, ऑल्दो रफली दे मैच अप इन अ सर्टेन सेंस, बिकॉज जो चीज़ लेबर से रिप्रोड्यूस नहीं हो रही, हो सकता है कि वो स्केर्स हो सकता है वो स्केर्स ना हो, सामने नहीं पता, मगर अक्सर और बेशतर हम वही देखते हैं वाटर, एयर वगैरह, ये स्केर्स नहीं है, तो दे काइंड ऑफ मैच अप बट नॉट नेसेसरली ऑलवेज। So, non-economic goods have utility since they satisfy our needs. Non-economic goods में भी utility, obviously water में utility है, मगर वो एक non-economic good है। क्यों non-economic है? क्योंकि scarce नहीं है, ठीक है? But they do not have value because they are available in such large quantities that one does not need to economize in their use. वही बात मैंने repeat की, ठीक है? कि ये economic goods नहीं है। अब देखो, labor is not the central reason what makes an economic versus a non-economic good. For Marx and even Smith and Ricardo, labor is the central reason. But for this guy, it's scarcity that makes it the central reason, the distinction between an economic good and a non-economic good. Of course, some goods also, he says, can have imaginary value because you could make a mistake. Men can be in error about the value of goods just as they can be in error with respect to all other objects of human knowledge. So such things have imaginary value. So you can imagine कि यार ये बड़ी टेस्टी चीज़ है, मैंने उसके लिए बड़े सारे पैसे दिए, मगर जब आपने पिया तो आपने कहा this is terrible. Why did I give so much money for it? So it had imaginary value for you. So value therefore is nothing intrinsic in the thing. It's your perception. It's purely a subjective thing. It's purely अगर आपको लगता है कि अच्छी है, और हो सकता है कि आपको लगता है बहुत अच्छी है मगर फिर वो अच्छी नहीं निकलती, और ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि ये कोई ख़ास नहीं है और फिर आप वो ख़रीदते हैं, आप कहते हैं oh my God, this was so good. You know, this is amazing. Give me so much utility. It's lovely. So utility therefore is not any kind of inherent quality in that thing. Rather, it's in our mind. It's subjective. It's not in that. It's in the here that that thing has value to me. It's subjective in that sense. The value of goods arise from their relationship to our needs and is not inherent in the goods themselves. Nothing in the good gives it value. Not the labor in it, not the materials in it, nothing in it gives it value. It's just your subjectivity that gives it value. It's just a question of how much you want it. That's it. That's it. You want it. If you want it a lot, it has a lot of value. If you don't want it, it has no value. Value is thus nothing inherent in the goods, no property of them, nor an independent thing existing by itself. It is a judgment economizing men make about the importance of the good at their disposal for the maintenance of their lives and well-being. Hence, value does not exist outside the consciousness of men. It's purely subjective. लो जी, ऑब्जेक्टिव बेसिस ही उड़ा दिया उसने वैल्यू का। उसने कहा हाँ, यूटिलिटी का तो उड़ा ही दिया, मगर उसने वैल्यू का ही उड़ा दिया ना, क्योंकि वो कह रहा है वैल्यू इज प्योरली सब्जेक्टिव। अगर वो सिर्फ ये कहता कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, नो प्रॉब्लम विद दैट आर्ग्यूमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्टिव, राइट? Marx will say there's a subjective aspect of it because of the qualities of that commodity in relation to you, right? But it is something that is there because of the physical labor as well, but also because of the utility is there because of the physical qualities of that commodity and in relation to your needs. But he is saying that it doesn't matter what the qualities of the commodity are, what doesn't matter what the qualities are, doesn't matter what the physical thing is. Utility is just purely a subjective thing. It's whether if you want it, that's it. That's the end of argument. And that's value. Now he's redefined the term value in a certain sense because अभी तक हम value की definition ही ये ले रहे हैं कि the amount of labor is value. अब उसने ये कहा है कि no, it's just how much you want it is value. So in a certain sense he's redefined the term. He's calling a table a chair and a chair a table, you could say, right? In a certain sense. ये बात बहुत important है आपकी समझने की कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी ये कह रहे थे कि वो इट्स लाइक अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसके इर्द गिर्द प्राइसेस ऑसिलेट कर रही होती हैं। ये नहीं कि कभी वो वहाँ पे होती है, मगर वो इधर, जब वो इधर होती है उस पर प्रेशर होता है कि इधर हो जाए, जब वो इधर होती है प्रेशर होता है इधर हो जाए, दैट्स इट। मगर ये ऑसिलेशन भी जो है, जब वो इधर होती है जो प्रेशर होता है कि इधर हो जाए, तो वो इधर होते 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 वो इधर चली जाती है, फिर वो वापस आती है, फिर वो इधर जाती, फिर वो इधर, फिर इधर, इस तरह करके घूम रही होती है। कभी भी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एग्जैक्ट होती नहीं है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी ये नहीं कह रहे। तो बहरहाल अब वो ये कह रहा है कि मगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक तरह का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसके इर्द गिर्द वो प्राइस जो है ऑसिलेट करती रहती है। अब ये कह रहा है कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई नहीं है, ठीक है? इट्स जस्ट ऑल सब्जेक्टिव. दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्टिव थियरी ऑफ वैल्यू. ऑब्जेक्टिफिकेशन
of the value of goods, which is entirely subjective in nature, has nonetheless contributed very greatly to confusion about the basic principles of our science. तुम सब ने यही मसला किया, इसी वजह से इतनी कंफ्यूजन हो गई है कि एक सब्जेक्टिव चीज़ थी, उसको तुमने ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश की, और अब इतने देर से तुम लगे हुए हो उसको उसकी बाल की खाल उधेड़ने में लगे हुए हो, और अभी तक तुमसे निकल ही नहीं सकती, क्योंकि वो है ही सब्जेक्टिव. ये देखो, लुडविग वॉन मिसेस लिखता है, value is not intrinsic, it is not in things, it is within us. It is the way in which man reacts to the conditions of his environment. Neither is value in words and doctrines, it is reflected in human conduct. It is not what a man or group of men say about value that counts, but how they act. ठीक हो गया जी? So value subjective है purely, और उसको आप समझ सकते हैं कि by how they act आप reveal होगा. So only the satisfaction of our needs has importance to us. अब देखो ना, जितने दूसरे इकोनॉमिस्ट थे वो कह रहे थे कि दो किस्म की वैल्यूज हैं. एक है वैल्यू इन यूज, जिसको मार्क्स ने कहा यूज वैल्यू, और एक है वैल्यू जो कि एक्सचेंज में नजर आती है, जिसको हम प्राइस कहते हैं, मगर वैल्यू पर जो जिसको वो कहता है इज फाउंड बाय लेबर. और इन सर्टन सेंस तीसरी चीज है एक्सचेंज वैल्यू, जो कि लेबर वैल्यू की वजह से फॉर्म होती. ठीक है, वो कह रहा है नहीं, एक ही चीज़ है, और वो है कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, और बाकी कुछ नहीं है. Only the satisfaction of our needs has importance to us. आप क्यों जाके कोई चीज़ खरीदते हैं? किसी के भले के लिए तो नहीं खरीदते. स्मिथ भी मानता है कि आप अपने गर्ज से खरीदते हैं कोई चीज़. That's the only thing that's important, कि आप जब आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं. So difference in value arise owing to differences in the magnitude of importance of the satisfactions. जो चीज़ आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करती है वो आप ज़्यादा खरीदेंगे, सीधी सी बात है. यहाँ देखो ना, यहाँ पे दो हैं, मेरी भी है और जो भी है, वो 12 सीरियल्स खाती है, 7 अंडे खाती है, वो भी 12 सीरियल 7 अंडे, वो 12 वॉक करके जाती है, कार में 11, वो वॉक करके 7, कार में 12, तो वो वॉक करके जाती है, गाड़ी में जाता है, फिर ये लंच खाते हैं वगैरह वगैरह. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि क्या उन्होंने लंच पे ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना, हाउ डज़ दैट हैपन? इट हैपन्स बिकॉज वी हैव डिफरेंट टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस. और ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में डिफरेंस है, इनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं, इसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं कि हमने अपना टाइम कैसे खर्च करना है, हमने अपने रिसोर्सेज कैसे खर्च करना है. Things that are more important for us have higher value than things that are less important to us. Obviously, food is more important than luxury. ये तो बड़ी सादा सी बात है. So, इधर ऑस्ट्रियन स्कूल्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रियन स्कूल्स अक्सर ये कहते हैं कि हम ठीक यूटिलिटी की डेफिनेशन कर रहे हैं और जो न्यू क्लासिकल स्कूल है वो गलत कर रहा है. और इंडिफरेंस कर्व्स वगैरह के बारे में वो बड़े क्रिटिकल है, वो कहते हैं ये गलत है. मगर उनकी क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व्स वाले बनाते हैं ये कार्डिनल यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं. They actually gave numbers to them. और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं. ये जो डिबेट है ना, कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी. ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डर ऑफ यूटिलिटी. कार्डिनल क्या होता है? टू गिव अ नंबर टू हाउ मच यू एंजॉयड समथिंग. तो कहता है, तो ऑस्ट्रियन स्कूल ये कहता है कि यू कैन गिव एन ऑर्डर कि आई प्रेफर दिस टू दिस, आई प्रेफर दिस टू दिस, आई प्रेफर दिस टू दिस. यू कैन गिव एन ऑर्डर बट यू कांट गिव अ नंबर टू दैम. ठीक है. और जो दूसरा इंडिफरेंस कर्व्स वगैरह ये वो है, वो कहते हैं कि जी ये तो आप तो नंबर लगा रहे हैं उन पे, तो ये जो नंबर आप लगा रहे हैं ये सब जाली है. दोनों का आइडिया यही कि वैल्यू इज़ इन यूटिलिटी, मगर फ़र्क दोनों में यही है कि एक कहता है ऑर्डिनल हम कर रहे हैं, दूसरा कहता है कार्डिनल हम. ये ऑस्ट्रियन स्कूल का दावा है कि जो न्यू क्लासिकल स्कूल हमारे बाद आया है वो कार्डिनल कर रहा है, मगर जो न्यू क्लासिकल स्कूल है वो खुद कहता है कि हम तो कोई कार्डिनल नहीं कर रहे हैं, हम तो ऑर्डिनली कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं. मसला कहाँ से पैदा होता है कि जिस तरह जेवंस वगैरह लिख रहे हैं तो वो लिख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स. तो ये कार्डिनल हो गया ना, नंबर आपने डाला, वो नंबर आर्बिट्रेरी है. मगर वो उनका जवाब भी ये है कि हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं इसके से हमने कि बाद में हमें एक इंडिफरेंस कर्व निकाल लेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो ये कन्फ्यूजन बहरहाल रहती है. इनका इल्ज़ाम ये उन पर, क्रिटिसिज्म ये है, उनका जवाब यही है, उनका भी जवाब वही है जो तुम्हारा है कि हम तो सिर्फ हम कार्डिनल नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्डिनल कर रहे हैं. बट बहरहाल ये डिबेट है. दूसरा जो ऑस्ट्रियन स्कूल का क्रिटिसिज्म है ऑन द न्यू क्लासिकल स्कूल वो ये है कि आपने अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी पैदा की है. अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है कि देखो हर कमोडिटी जो है ना वो एक आपने क्वांटिटी में ख़रीदनी है, वन क्वांटिटी ऑफ एवरी कमोडिटी ख़रीदनी है. आप हाफ कमोडिटी नहीं ख़रीद सकते, आप 0.25 ऑफ आईफोन नहीं ख़रीद सकते. आपने ख़रीदना तो या तो पूरा आईफोन ख़रीदना है या आईफोन आप नहीं ख़रीद सकते. मगर गौर कीजिए कि जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल यूँ स्ट्रेट लाइन होती है, सप्लाई कर्व में बिल्कुल यूँ स्ट्रेट लाइन होती है, यूँ जिग जैग नहीं होती.
ये है अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। कोई डिमांड कर्व ऑब्वियसली ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि एवरी कमोडिटी हैज़ टू बी बॉट, तो वो एवरी नॉच लगेगा वहाँ पे, यूं करके जिगजैग सा कर्व बनेगा, यूं करके ऐसा ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है ना। मगर जब हम एक्चुअल ड्रॉ करते हैं तो हम उसको एक बिल्कुल कंटिन्यूस कर्व बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड द अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये मैंने आपको पिछली दफ़ा भी एक्सप्लेन किया था जब मैं जेवंस एक्सप्लेन कर रहा था कि ये अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप उस डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस नहीं यूज़ कर सकते, राइट। आप वो मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं लगा सकते, आप बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो कर ही नहीं सकते फ्रेंकली, ठीक है ना। आपको इंडिविजुअली बैठ के उनको गिन के फिगर आउट करना पड़ेगा, विच विल बी एन इम्पॉसिबल कैलकुलेशन फ्रेंकली। आप वो फंक्शंस नहीं बना सकते जो आप बना रहे हैं, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x नहीं बना सकते। जब आप अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी करते हैं तो आप वो स्ट्रेट लाइंस बना देते हैं, उनको स्मूथ कर देते हैं एक तरह से। ये एक्चुअली स्मूथ हो ही नहीं सकती, ये है भी नहीं, ये एक्चुअली यूँ लंपी हैं, मगर वो जब आप उनको स्मूथ कर लेते हैं तो आप फिर कैलकुलस यूज़ कर सकते हैं, उसके बगैर आप कैलकुलस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो ऑस्ट्रियन स्कूल है वो कहता है कि ये जो अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी है हम इसके भी खिलाफ हैं, हम समझते हैं ये भी ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। जो दूसरा स्कूल है न्यू क्लासिकल, वो कहते हैं हम भी मानते हैं कि ये अजम्पशन है, ये एक सिंप्लीफाइंग अजम्पशन है सिर्फ, और हम मानते हैं कि हमने वो कर्व को ज़रा फ्लैटन आउट किया मैथमेटिक्स लगाने के लिए, मगर इससे ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, इसलिए हमने ये अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी रखा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डिबेट है। अब देखो कि मेंगर क्या कहता है कि किस तरह से मामला तय होंगे। वो कहता है अज्यूम करो कि कमोडिटी 1 जो है ना समथिंग लाइक फूड, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कोई कमोडिटी 2 है जो कि फूड के साथ साथ करीब करीब ज़रूरी है, और फिर कमोडिटी x जो है वो इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल वो टबैको है, ठीक है। अब टबैको आप नहीं भी पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे, खाना तो खाना ही है। अब उसके वो ऑर्डर लगाता है, देखो 10 9 8 7, ये इसका 9 से शुरू हो रहा है, इसका 8 से, और इसका 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर लगा रहा है। तो कह रहा है कि पहली चीज़ आप क्या खरीदेंगे, आप वो चीज़ खरीदेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा यूटिलिटी। पहले तो आप खाना लेंगे, खाना लेने के बाद आप खाने के साथ थोड़ा सा पानी ले लेंगे या कोई ड्रिंक ले लेंगे, उसके बाद आप अगली चीज़ लेंगे, उसके बाद 7 7 7 को इक्वलाइज़ करेंगे, 6 6 6 को इक्वलाइज़ करेंगे, 5 5 5 को इक्वलाइज़ करेंगे, डिपेंडिंग कि इनकी कीमतें क्या हैं और आपके पास पैसे कितने हैं, ठीक है। यानी कि आप इन सर्टन सेंस यूं शुरू करेंगे और फिर यूं आगे की तरफ ज़ीरो की तरफ बढ़ेंगे, और अगर आपके पास बजट बहुत है तो फिर ही जाके आप ये टबैको भी खरीदेंगे, अदरवाइज आप टबैको फोरगो करेंगे और पहले वो काम करेंगे जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अनलेस कि आप कोई ये कह सकते हैं कि ये जो टबैको की यूटिलिटी है हैज़ टू बी इक्वल टू द 9th यूटिलिटी यू गेट फ्रॉम फूड। अब यहाँ पे जो है ना इसका मतलब है कि कोई आपने एक इंडिफरेंस कर्व एक तरह से बनाया है, एंड दैट डज रिक्वायर एट सम लेवल some sort of a concept at least of them being equated to each other, which would automatically mean that there is some concept, in my opinion, of cardinality entering into the thing as an assumption that's not stated very openly. So that's a good point. Nonetheless, let's continue. Wherever men live and whatever level of civilization they occupy, we can observe how economizing individuals weigh the relative importance of satisfaction of their needs, of their various needs in general, how they weigh especially the relative importance of the separate acts leading to the more or less complete satisfaction of each need, and how they are finally guided by the results of this comparison into activities directed to the fullest possible satisfaction of their needs. लो जी आ गई बात, इकोनोमाइजिंग क्या है, इज द फुलेस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स, ठीक है। वही बात है तो जेवंस ने की है, सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क है कि उसने ऑर्डर लगाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि सर ऑर्डर में भी तो कहीं ना कहीं आप इक्वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप इक्वेट कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई इम्प्लिसिटली नंबर अस्क्राइब कर रहे हैं। चलो मान भी लेते हैं अगर आपकी बात ठीक है, बट द पॉइंट नॉनदलेस इज के ओवरऑल कोई भी कंज्यूमर, कोई भी इंसान जो होगा वो हमेशा कोशिश ये करेगा, हो सकता है कि उस कोशिश में वो गलती कर जाए, गलती जायज़ है, हो सकती है, वो कोई परफेक्टली रैशनल क्रीचर नहीं है, डजंट हैव टू बी अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रियन स्कूल, मगर कोशिश उसकी बहरहाल यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करूँगा। तो वो जो उसके जहन के अंदर परसेप्शन है कि उसको यूटिलिटी मिलेगी, इमेजिनरी यूटिलिटी भी हो सकती है,
इन द सेंस कि वो इमेजिन कर रहा है उसको यूटिलिटी मिलेगी मगर एक्चुअली मिलती ही नहीं है। मगर बहरहाल जो रिसोर्स एलोकेशन वो करेगा वो उसी हिसाब से करेगा जो उसकी परसेप्शन है कि मुझे कितनी यूटिलिटी कितनी चीज़ों से मिल रही है, और हर चीज़ की यूटिलिटी बराबर नहीं है। कुछ चीज़ों की यूटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ की लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? सो यू विल ट्राई टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। ये आपको याद है कि ये जेविन्स की इक्वेशन थी, पर डॉलर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू पर डॉलर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ये जब बराबर होंगे तो इससे मैक्सिमाइज हो जाएगी यूटिलिटी। तो वही वो बात तकरीबन कह रहा है, सिर्फ उसको वो इस तरह के नंबर नहीं देना चाह रहा जिस तरह के ये नंबर दिए गए हैं यहाँ पे। अगरचे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहेंगे हमने नंबर इसीलिए दिया क्योंकि हम ऑर्डर देना चाह रहे हैं, मगर ऑब्वियसली आप जब इस तरह के नंबर डाल रहे हैं तो आप ये भी कह रहे हैं कि ये एक सर्टन रेट पे डिक्लाइन कर रहा है, वो एक और रेट पे डिक्लाइन कर रहा है, तो कार्डिनल तो थोड़ा बहुत हो गया ना फिर यहाँ पे। Usually not a single good but a quantity of goods stands opposite not a single concrete need but a complex of such needs. ठीक है, तो दो गुड्स तो नहीं है, एक गुड तो नहीं है, बहुत सारे गुड्स हैं. There are complex of goods and there is many needs. So economizing man will first employ the quantities of the good that are available to them to secure those acts of satisfaction without regard to the kind of need which have the highest importance for them. ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पहले मैं दूंगा, वो पहले मैं खरीदूंगा. So satisfy his more important needs and forego satisfaction of the less important ones is how I allocate my resources. This is not rocket science. ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है इस बात को समझने की. कोई नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले मैं खाना खरीदूंगा ना, बाद में जाके टबैको खरीदूंगा. अगरचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले दूसरे सब्सटेंसेस खरीदते हैं, बाद में जाके खाना खरीदते हैं, फिर मर भी बेचारे जाते हैं जब उनको केमिकल एडिक्शन हो जाए. You know, when alcoholism that can happen, कि you like, or in drug addiction that can happen, कि आपके पास पैसे आते हैं और आप खाना नहीं खरीदते, आप पहले जाके अपनी फिक्स लगवाते हैं, फिर जाके आप खाना खरीदते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी छोटी हो जाती है, आप मर जाते हैं. तो खैर, so one good can also, he says, satisfy different needs. This is what he calls the objective aspect of commodities, although how it's objective is an open question. कहता है फॉर एग्जाम्पल ग्रेन से आप खाना भी खा सकते हैं, ग्रेन जो है आप अपनी फैमिली को खाना भी खिला सकते हैं, ग्रेन से आप ग्रेन को वापस प्लांट करके एज सीड जो है आप और ग्रेन भी उगा सकते हैं, और ग्रेन से आप जो है वो बियर भी बना सकते हैं. ये सारे काम आप कर सकते हैं. तो कौन सा काम आप पहले करेंगे? पहले आप वही काम करेंगे कि आप अपने आप को खिलाएंगे, फिर आप अपनी फैमिली को खिलाएंगे, फिर उसके बाद अगर आपके पास और ग्रेन है तो आप प्लांट करेंगे, फिर उसके बाद अगर आपके पास और ग्रेन है तो फिर आप उसमें से बेयर भी शायद बना लें. अकॉर्डिंगली इन एवरी कॉन्क्रीट केस ऑफ ऑल द सेटिस्फैक्शंस secured by means of the whole quantity of a good at the disposal of an economizing individual, only those that have the least importance to him are dependent on the availability of a given portion of the whole quantity. यानी जो least important है वो आखिर में आएंगे ना. Hence the value to this person of any portion of the whole available quantity of the good is equal to the importance to him of the satisfaction of least importance amongst those assured by the whole quantity and achieved with an equal portion. इस confusing sentence का मतलब यही है कि जो marginal utility है, that is what you will look at in order to satisfy overall utility. जो least important है, जो last commodity आपने ली है, that tells you कि satisfaction of wants जो है वो किस तरह से हो रही है. So what are the 5 principles? पहला है values are imputed. Satisfaction of our wants give them value. In other words, values are subjective. दूसरा है wants are unequal in importance. कुछ चीज़ें ज़्यादा चाहिए, कुछ चीज़ें कम चाहिए. Obviously, since wants are not of equal importance, values are also unequal. कुछ चीज़ें ज़्यादा valuable हैं, कुछ चीज़ें कम valuable हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा important है, कुछ कम important है. We first satisfy those wants that are most important to us. ये भी obvious है. उनकी वैल्यू भी ज़्यादा है, वो हमारे लिए वैल्यूबल भी ज़्यादा है और वो हमें चाहिए भी ज़्यादा. पहले उसके लिए हम जाएंगे. The value of a good is equal to the least importance of the satisfactions, यानी कि marginal utility. ठीक है, यानी कि फाइनली जो पैसे आप देंगे किसी चीज़ के लिए वो इस हिसाब से देंगे कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर मार्जिनल यूटिलिटी बराबर ही होगी, जिस तरह जेमन्स कह रहा है. वही बात है. इसमें वो वाटर डायमंड पैराडॉक्स को डायरेक्टली अब एड्रेस करता है जो स्मिथ ने जिस पे बात की. कहता है डायमंड्स एंड गोल्ड are so rare that all the diamonds available to mankind could be kept in a chest and all the gold in a single large room, as a simple calculation will show. Drinking water, on the other hand, is found in such large quantities on the earth that a reservoir can hardly be imagined large enough to hold it all. Accordingly, men are able to satisfy only the most important needs that gold and diamonds serve to satisfy, while they are usually in a position not only to satisfy their needs for drinking water fully, but in addition also to let large quantities of it escape unused, since they are unable to use up the whole available quantity.
So, in other words, it's not the utility that you get from the commodity that determines its value as such, but the utility of the last unit that you use, the marginal unit that you used. So goods are scarce, therefore that's why goods that are scarce have high value, and water is cheap because it is not scarce and because you have more than enough of it, and that's why, despite the fact that, as economists correctly point out, it's highly useful to you, has high utility to you, you don't actually pay a very high price for it because the marginal utility to you is very, very low and it's not scarce. So that's how he solves the water diamond paradox. आखिर में he is going to criticize, of course, the cost of production theory जो उस वक्त तक चलती आ रही है, और cost of production theory और labor theory value तकरीबन एक ही है, क्योंकि the cost of production can be broken down into labor costs. Cost of production में जहाँ land और जहाँ पे capital use हो रहा है, तो वो भी you can break down capital, raw materials, tools, etc. into labor costs. So therefore, that's why there's no strong distinction in classical economics between cost of production की theory and labor theory value. They are considered the same. Cost of production is resolved into labor. All of it is basically just labor. Labor जो पहले किया था वो बन जाता है raw materials and tools and other things. और labor जो अब किया है वो उसमें ऐड हो गया, तो ये value added हो गया. तो वो overall जो value पहले labor पे की थी और जो बाद में की वो मिलके क्या बन गई? Cost of production. That's the classical theory. So he says the theory that goods have value because they have a cost of production is an egregious error. बहुत बड़ी mistake है, बच के रहना इससे. इसने हमारी साइंस को और इकोनॉमिक्स को खराब किया है. It does not explain the value of goods directly provided by nature. कुदरत से जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं उनकी वैल्यू हमें लेबर थ्योरी वैल्यू से समझ नहीं आती, वो कहता है. दूसरी बात, it does not, especially the services of the land, मिसाल तौर पे ज़मीन, it does not explain the value of labor services. बहुत सारे काम हम करते हैं जिसके लिए हम पैसे लेते हैं, तो ये कैसे लेबर थ्योरी वैल्यू एक्सप्लेन करती है इन चीज़ों को, कि वो कॉस्ट कैसे डिटरमिन हुई जब आपने बिलफर्ज किसी को ब्राइब दी, किसी पुलिस वाले को, कि मेरा चलान ना किया जाए. आपको पता है कितने चलान हुए लाहौर के अंदर? सुना है कि 16,000 से ज़्यादा चलान हुए हैं लाहौर के अंदर. वो पुराने ज़माने में तो आप 500,000 रुपये दे के बच भी जाते थे. तो मगर इकोनॉमिस्ट के लिए क्वेश्चन ये है कि ये जो 500,000 रुपये दे के आप बचते थे, ये 500,000 रुपये की वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है? लेबर थ्योरी वैल्यू तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ तो लेबर नहीं को कर रहा, वहाँ तो बल्कि जो चलान करना था उसने चलान नहीं किया, पहले से भी कम काम किया और उसको पैसे मिल गए. तो हाउ डू एक्सप्लेन? एंड नेगोशिएशन इन द लेबर थ्योरी वैल्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड लेबर एज सच. लेबर इज व्हाट इज पर्पसिव फॉर प्रोडक्शन, जिसमें पैदावार हो, जिसमें नई चीज़ बने. सो नेगोशिएशन डजंट क्रिएट एनीथिंग न्यू. That's why it's not considered labor in labor theory of value. Not all activity is considered labor, right? Labor is only purposive activity that engages in production. Not all. फुटबॉल में खेल रहा हूँ जो आगे मेरा शौक है, एक्टिविटी तो बहुत है, पर्पसिव भी है, मगर पैदावार नहीं कर रही, कोई नई चीज़ पैदा नहीं कर रही. तो anyway वो कहता है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लेबर थ्योरी वैल्यू सारी की सारी बहुत बड़ी मिस्टेक है. कहता है, it does not explain the value of goods directly provided by nature, for example the services of the land. It does not explain the value of labor services, nor does it even, as we shall later see, explain the value of the service of capital. For the value of all these goods cannot be explained by the argument that goods derive their value from the value of the goods expended in their production. यानी बहुत सारी ऐसी commodities हैं जिनकी प्राइसिंग आप लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. और ये तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वाले लोग खुद भी मान रहे हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जो take the appearance of commodities, they look like commodities, you buy and sell them in the market, they have an exchange value, but they have no value, says Karl Marx, right? They are not commodities in that sense. And इसी तरह Ricardo कहता है there are lots of things that you can buy and sell, but they are not reproduced by labor as such, they are not reproducible by labor, इसलिए मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ. तो वही कहता है कि अगर उनकी बात नहीं कर रहे तो फिर आपकी थियरी तो जो है इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. मेरी थियरी जो है वो सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी, इसलिए मेरी थियरी बेहतर है. द लेबर थियरी ऑफ वैल्यू फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट देयरफॉर कॉल्ड नॉन कमोडिटीज. वो तो और खुद माना हुआ उन्होंने कि भाई ये नहीं, उनकी नहीं, इन चीज़ों की नहीं मैं बात कर रहा. मैं मोनालिसा क्यों इतनी महंगी इसकी बात नहीं कर रहा. मेरी थियरी ये नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि मोनालिसा क्यों इतनी महंगी है. पेंटिंग, नॉट द वुमन ऑब्वियसली. तो ये वो खुद मान रहे हैं. तो वो कह रहे हैं देखें जी आप खुद मान रहे हैं कि ये चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. पड़े गए. तो अब मेरी थियरी एक्सप्लेन कर सकती है, और वो ये है कि देखो एक होते हैं गुड्स ऑफ हायर ऑर्डर, एक होते हैं गुड्स ऑफ लोअर ऑर्डर. लोअर ऑर्डर गुड्स वो हैं दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स डायरेक्टली,
इसलिए वो लोअर हैं क्योंकि हमारे करीब हैं। हायर ऑर्डर वो हैं जो हमसे दूर हैं थोड़े से, वो हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि टू पुट इट सिंपली, हायर ऑर्डर चीज़ें क्या हैं, अनफिनिश गुड्स, और लोअर ऑर्डर की चीज़ें क्या हैं, फिनिश गुड्स। बस एडे लंबा चौड़ा सानू मुश्किल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी जा रहे सन। The value of goods of lower order cannot be determined by the value of the goods of higher order that were employed in their production. तो हायर ऑर्डर क्या चीज़ें थी? रॉ मटेरियल्स, टूल्स, लैंड, लेबर, ये चीज़ें जो हैं ये फिनिश गुड्स की वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। भाईजान बताएं क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकती? कहता है इनके दरमियान को कनेक्शन ही नहीं है। आप खुद देखें, इफ द प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर वैल्यूज ऑफ अ गुड ऑफ लोअर ऑर्डर rises, other things remaining equal, the value of the goods of higher order whose possession assures us future command of the goods of lower order rises also. माना कि अगर finished good जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ज़्यादा लोग उसको खरीदते हैं, ज़्यादा लोग उसको डिमांड करते हैं, ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, स्मॉग आ गई है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाय मास्क, ठीक है, तो क्या होगा कि मास्क सब ज़्यादा खरीदेंगे। जब मास्क सब ज़्यादा खरीदेंगे तो मैं वो कह रहा है मानता हूँ कि वो चीज़ें जो मास्क को बनाने में इस्तेमाल होती हैं उनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, मैं मान रहा हूँ इस बात को। बट द राइज और फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ अ गुड of lower order available in the present has no necessary casual connection with the rise and fall of the value of currently available corresponding goods of higher order. In other words, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि मास्क जो है वो आपको पहले से ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं मगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एट द सेम टाइम फॉर अदर रीजंस गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल जो मटीरियल बन रहा है फॉर सम अदर टेक्नोलॉजिकल रीजन लेट से वो सस्ता हो ही जा रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। सो दीज थिंग्स are not necessarily exactly correlated. Sometimes they rise together, sometimes they fall together, but sometimes they can rise in opposite directions and fall in opposite directions as well. There's no necessary correlation. Is he right about that? Yes. Yes, he is right about that. When I say that he is not entirely wrong about that, is that जब classical economics कहती है कि वो जो cost of production है वो एक किस्म की gravity है, center of gravity है जिसके इर्द गिर्द वो चीज़ rotate कर रही है, तो yes, इट इज़ पॉसिबल कि इन दोनों चीज़ों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसमें यूं यूं करके फ्लक्चुएशन हो रही है, अब ये फ्लक्चुएशन ऊपर की तरफ जा रही है मगर ये फ्लक्चुएशन जब ये ऊपर जा रही थी ये नीचे जा रही थी। ऐसे हो सकता है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलें फॉर अ ब्रीफ पीरियड। बट द क्लासिकल इकोनॉमिक्स आर्ग्यूमेंट ऑफ कोर्स इज कि ये जो फ्लक्चुएशन है इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इकट्ठे मूव करेगी, राइट? सो दैट्स द की थिंग। नाउ टू एन ऑब्जर्वर जो बिजनेस में डील कर रहा है वो जब इस चीज़ को देखेगा वो कहेगा दिस इज़ अ करेक्ट ऑब्जर्वेशन, इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरी कॉस्ट भी उसी तरह ही एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में बढ़े जिस प्रोपोर्शन के अंदर प्राइसेस बढ़ें, ज़रूरी नहीं है। दैट्स अ क्लियर ऑब्जर्वेशन दैट ऑल बिजनेसमैन कैन मेक हु आर प्रैक्टिकल पीपल एंड दे नो दिस। और कभी कभार ऐसे होता है कि प्राइस गिर रही होती है और कॉस्ट बढ़ रही होती है, कभी कभार ऐसे होता है कॉस्ट गिर रही होती है प्राइस बढ़ रही होती है, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट फ्लक्चुएशन जो हर वक्त प्राइसेस में हो रही है, दे आर कंसर्न्ड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अराउंड विच द फ्लक्चुएशन इज कॉन्स्टेंटली occurring. So yes, it is possible that these seem to be uncorrelated at any given moment, but the center of gravity around which they fluctuate, that classical economists say will be correlated, but in a very inexact way, you see, in a very, very inexact way. Because now what happens is कि फ़र्ज़ करो कि मास्क की प्राइस बढ़ गई, मास्क की डिमांड बढ़ गई, मास्क की प्राइस बढ़ गई। अब मास्क के जो प्रोड्यूसर हैं उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ गए, हो सकता है कि अगर वो सखी दिल किस्म के कैपिटलिस्ट हैं तो वहाँ पे लेबर की प्राइस भी बढ़ गई, ठीक है। जो रॉ मटेरियल्स खरीदे थे लाइक आई डोंट नीड टू बार्गेन सो हार्ड, मैं रॉ मटेरियल भी महंगा खरीद लूँगा थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे कंडीशंस, जब यहाँ पे प्राइस बढ़ेगी मास्क की, जो लोअर ऑर्डर चीज़ें यानी वहाँ पे जो लेबर है, वहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं, वहाँ पे जो चीज़ें उनको भी पहले से ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो अब इस राइज इन रिवॉर्ड के नतीजे में क्या होगा? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कैपिटल विल मूव इन, लेबर विल मूव इन, रिसोर्सेज विल मूव इन, सप्लाई विल गो अप ऑफ मास्क, एज सप्लाई गोज अप ऑफ मास्क, इसकी प्राइस वापस वहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ जाएगी। अब ये जो मूवमेंट है कैपिटल की, ये भी बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर ये मूवमेंट ऐसे होगी, रैपिडली होगी, और कुछ चीज़ें टेक्निकल वजूहात की बिना पर रैपिड नहीं हो सकती, वो कुछ में हो ही नहीं सकती।
ये बहुत सारी डिफरेंट मार्केट कंडीशंस होंगी, कहीं पे हो जाएगा, कहीं पे नहीं होगा, कहीं पे होगा मगर 3 महीने में होगा, कहीं पे होगा मगर 3 साल में जाके होगा, कहीं पे होगा तो 1 साल में होगा. The movement of capital is not the same, it doesn't happen at the same speed. So it's a very, very big approximation that you're making. And that's why in that approximation, it's not an exact match, but there's just a gravity. It's a gravity. It's like the tendency is for capital to move in there. But whether it does or doesn't, to push up supply and then push down prices depends on a whole host of other things. In a perfectly free market, it will happen instantaneously. But there are no perfectly free markets. So how soon does it happen depends on a lot of other factors about that thing. Center of gravity है जिसके इर्द गिर्द वो चीज़ें घूम रही हैं, मगर वो बड़ा इनएग्जैक्ट है. मार्क्स भी ये कह रहा है, बल्कि मार्क्स तो एक जगह लिखता है दास कैपिटल के अंदर कि वो इतना इनएग्जैक्ट है कि जब वो घूम के वापस आता है तो पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस भी पैदा कर सकता है, पूरी इकोनॉमी को तबाह भी कर सकता है. कहता है दे कैन ब्रिंग अ ट्रेन ऑफ रैकेज, ट्रेन ऑफ डिस्ट्रक्शन लेके आ सकती है वो प्राइस की फ्लक्चुएशन जो होती है. बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है जिसके वो इर्द गिर्द घूमती है, रिकग्नाइजिंग कि वो इतना एग्जैक्ट नहीं है उसके इर्द गिर्द के बस वो वहीं फंसी रहेगी, वो यूं ऊपर नीचे होती है, डिपेंडिंग ऑन सो मेनी अदर सर्कमस्टांसेस. सो फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, what he's saying is not an incorrect observation, that the two prices don't necessarily always move in tandem. They can move in opposite directions. Every businessman knows this. So the observation is not incorrect. Can it be reconciled with classical economics? The classical economists would say yes, because we're not saying that the center of gravity is exactly where the price is going to be. It's always going to fluctuate around that. Kehta, so only therefore satisfaction can satisfactorily explain prices. कहते हैं only the satisfaction of our needs has direct and immediate significance to us. So the value of goods of higher order is therefore, in the final analysis, nothing but a special form of the importance we attribute to our lives and well-being. Higher order good हो या lower order good हो, उसने ऊपर नीचे तभी जाना है कि depending on our satisfaction, our need for that commodity. वो ऊपर भी जा सकती है, वो नीचे भी जा सकती है, जैसा demand and supply होती है. In order to transform goods of higher order into goods of lower order, the passage of a certain period of time is necessary. Hence, whenever economic goods are to be produced, command of the service of capital is necessary for a certain period of time. Production में कुछ time लगता है, और उस time period के अंदर भी the value of the commodity can vary. For example, the present value of these goods of higher order by themselves is equal to the value of the prospective product minus the value of the services of the capital employed. क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरे पास अभी रॉ मटेरियल्स हैं, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो अभी तो वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाना, अभी तो वो हायर ऑर्डर कमोडिटी है, उसके और उस प्राइस के दरमियान फ़र्क जो है इज़ द कैपिटल. वो क्या एक तरह से कहने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज दैट्स द टाइम दैट इट हैज़ टू टेक फॉर दैट थिंग टू कंप्लीट इटसेल्फ. तो यहाँ पे भी मसला आ गया, यहाँ पे भी मसला ये आ गया कि प्रेजेंट वैल्यू बिफोर प्रोडक्शन and value after production is two different things, and the difference between them, as he is saying, is capital, is the capital employed. Also, he points out, for him production is all about the conversion of higher order to lower order things. So his idea about development is cultural development, by which he means कि societies वो developed होती हैं जो सिर्फ फौरी needs को fulfill नहीं कर सकती. They don't just convert higher order things into lower order things that satisfy immediate wants, but they convert higher order things into lower order things that may satisfy wants that occur in the distant future. In other words, that being like the Chinese 5-year plan, 10-year plan, 50-year plan. Those are the more culturally developed forms of societies जो कि preempt कर रही हैं कि आगे needs क्या है और उनको fulfill करने के लिए उनका एक तरह जो vision है वो broaden हो रहा है कि आगे हमारी needs क्या है उसको fulfill करने के लिए हमें क्या करना होगा. This is called cultural development. अब ये जो एस्पेक्ट है, ये जो प्रोडक्शन का एस्पेक्ट है, ये जो टाइम पीरियड जो कैपिटल की वो बात करता है, ये कौन पूरा कर रहा है?
एंटरप्रेन्योर। और वो क्या कर रहा है, पहले तो वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करता है इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में, वो इकोनॉमिक कैलकुलेशन करता है कि भाई ये जो सारा मैं कर रहा हूँ ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं। द एक्ट ऑफ विल बाय विच द गुड्स ऑफ हायर ऑर्डर आर असाइन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस, वो कहता है चलो काम करें, ये चलो इसको चलाओ वगैरह जो भी। वो सुपरविजन करता है ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन प्लान सो दैट इट मे बी कैरिड थ्रू एज इकोनॉमिकली एज पॉसिबल। सो ये जो सारा काम है ये क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। देखो रिस्क की वजह से नहीं उसको हमें कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट मिल रहा। कुछ लोग तो ये कहते हैं ना आपने रिस्क लिया अपना, कैपिटल कहता नहीं वो तो रिस्क तो वर्कर भी ज्यादा ले रहा है हमसे। रिस्क इज नॉट द रीजन इज व्हाट देन, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इज जस्ट एज नेसेसरी अ फैक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज टेक्निकल लेबर सर्विसेज। इट देयरफॉर हैज द कैरेक्टर ऑफ अ गुड ऑफ हायर ऑर्डर एंड वैल्यू टू, सिंस लाइक अदर गुड्स ऑफ हायर ऑर्डर इट इज ऑल्सो जनरली एन इकोनॉमिक गुड। अब क्या हुआ, देखो गौर करें कि उसने अब कैपिटल को एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बना दिया। अब वो फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आ गए। क्लासिकल इकोनॉमिक्स गौर करें सिर्फ 3 क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे, लैंड, लेबर, कैपिटल। इन 3 में जो है वो डिवाइड होना है जो भी हो रहा है। अब वो ये कह रहा है कि चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। द एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्क कर रहा है वो हायर ऑर्डर चीजों को लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहा है। उन दोनों में जो फर्क है वो एंटरप्रेन्योरशिप अर्न कर रहा है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जस्ट लाइक लेबर। लेबर इज वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको मिल रही वेजेस। लैंड इज अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको मिल रहा है रेंट। प्रॉफिट इज अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो हम दे देंगे, टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा हमें आगे पीछे होना पड़ेगा, मगर हम ये कहेंगे कि जो कैपिटल हमें मिल रहा है उस पर हम इंटरेस्ट दे देंगे और एंटरप्रेन्योरशिप पे हम दे देंगे प्रॉफिट। तो इस तरह 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और 4 ही उसके एवज उसके रिलेटेड क्लासेस बन गई, या आप कह लें कि दे डोंट लाइक द वर्ड क्लासेस हियर, तो वो एक्चुअली रेम्यूनरेशन है फॉर रिटर्न्स हैं फॉर व्हाट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लेबर ने जो कंट्रीब्यूट किया टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उसको वेजेस मिल गई हैं उसकी पूरी, कोई सरप्लस वैल्यू नहीं हो रहा यहाँ पे, जो क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं उसकी ना, वैल्यू तो इज जस्ट हाउ मच यू नीड समथिंग। So if I needed labor, I bought it. I gave him the money that I needed. That's it. You needed to sell your labor. You bought it. You came and sold your labor. गाली मुक गई. There's no value that I've given above or below. कोई चक्कर नहीं है। दूसरा, मुझे कैपिटल की जरूरत थी, वो मैंने बैंकों से ले लिया, ठीक है, वो भी मुझे मिला जिस हिसाब से मुझे चाहिए था, जिस हिसाब से उन्होंने देना था, बस, और कोई चक्कर नहीं है। तीसरा, मुझे चाहिए था लैंड, वो भी उसी हिसाब से जितना मुझे चाहिए था, वैसे जितना उन्होंने बेचना था, और आखिर में रह गई तो एंटरप्रेन्योरशिप, और वो भी मुझे मिल गई एज प्रॉफिट। तो ये है नई डिवीजन। So entrepreneurship, he says, is essential to production. The aggregate present value of all the complementary qualities of goods of higher order, i.e. all the raw materials, labor services, services of land, machine, tools, etc., necessary for the production of a good of lower or first order is equal to the prospective value of the product. But it is necessary to include in the sum not only the goods of higher order technically required for its production, but also the services of capital and the activity of the entrepreneur. For these are as unavoidably necessary in every economic production of goods as the technical requisites already mentioned. Hence, labor cannot be the only cause of value of that final commodity. What is the other cause of value? ये भी contribution आ रही है आपको capital की, ये भी contribution आ रही है आपको entrepreneurship की, ये भी contribution आ रही है आपको land की, तो इस वजह से वो distribute हो रहा है, और इसकी कोई as such natural intrinsic value नहीं है, कोई labor value नहीं है, कुछ नहीं है. It's just how much you want it versus how much you don't want it. वो लेबर ज़्यादा पैसे लेगा, देखो ना, मैंने ये एग्जांपल लगाई है कि जहाँ लेबरर ही खुद एंटरप्रेन्योर है तो वो कहता है हाँ वो ज़्यादा पैसे ले लेगा, मगर यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इज अ काइंड ऑफ लेबर. The laborer can also do the entrepreneurship, and in fact the entrepreneurship can be separated from profit and capitalists in the sense कि आप CEO हायर कर लें, वो सारा ये काम कर दें, टेक्नोक्रेट टाइप का बंदा ले आए, मैनेजर ले आए, लम्स का ग्रेजुएट ले आए, ठीक है. So now he says, experience thus teaches us that some complementary goods of higher order can often be omitted entirely. है, तजर्बे से हमें ये पता चलता है कि जो इसको कहता है वो लॉ ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ गुड्स, कि जब आपने पैदावार करनी है तो आपको सर्टेन प्रोपोर्शन में चीज़ों को मिक्स करना पड़ेगा. आपको एक ट्रैक्टर चाहिए, एक बंदा चाहिए, चलाने वाला लैंड चाहिए, इनको सर्टेन प्रोपोर्शन में आप मिक्स करेंगे, मगर कहता है इस प्रोपोर्शन में थोड़ा वेरी कर सकते हैं आप.
थोड़ा सा. In the production of goods of lower order, we can much more frequently observe not only that given products can be produced by varying quantities of goods of higher order, but also that there is generally a very wide range within which the proportions of goods applied to their production can be and actually are varied. यानी कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप ट्रैक्टर से बनाएं, और आप ये भी कर सकते हैं कि ट्रैक्टर आप ना खरीदें और आप बहुत सारे लेबर से कहें कि ये वही काम करें. सो देखो ना, वेरिएशन आ गई ना कि यू कैन डू प्रोडक्शन इन different by combining different kinds of higher order things, unfinished goods, factors of production की different levels पे आप combination कर सकते हैं. So अगर आप जानना चाहते हैं कि हर factor of production क्या contribute कर रहा है, तो आप बड़ी आसानी से experiment कर सकते हैं कि एक चीज़ को आप निकालें या कम करें. जब आप निकालेंगे और कम करेंगे, कुल पैदावार में कमी आएगी. जब कुल पैदावार में कमी आएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी वैल्यू contribute कर रहा है. अब वो कहता है accordingly the value of a given quantity of a particular good of higher order is not equal to the importance of the satisfaction that depends on the whole product it helps to produce, but is equal merely to the importance of the satisfactions provided for by the portion of the product that would remain unproduced if we were not in a position to command the given quantity of the good of higher order. यानी अगर मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर लूँ तो ओवरऑल प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी. ऑब्वियसली अगर मेरे पर ट्रैक्टर नहीं होगा और मैं वो लेबर से करा रहा हूँ तो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी. जब एफिशिएंट नहीं होगी तो थोड़ी कम प्रोडक्शन होगी. जब थोड़ी कम प्रोडक्शन होगी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने इतना कैपिटल खींचा या मैंने ट्रैक्टर कम यूज़ किया, उससे पैदावार में इतनी कमी आई, तो वो ट्रैक्टर वो पैदावार कर रहा था, ट्रैक्टर की वैल्यू मैंने निकाल लेनी है वहाँ से. समझे? कहता है इन अदर वर्ड्स, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेबर, जो असल कहानी है वो ये है कि लेबर डज नॉट प्रोड्यूस ऑल वैल्यू, but the value contributed by labor can be determined by the loss of production in the lower order goods with the absence of a determinate quantity of labor. अगर मैं लेबर को हाफ कर दूं, ठीक है, और लेबर की जगह थोड़ा सा कैपिटल सब्स्टिट्यूट करूं या ये करूं या जो भी कर रहा हूं मैं, और उससे मे बी नॉट कैपिटल बिकॉज कैपिटल से तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जानी है, मगर लेबर को मैं किसी और चीज़ से लेट्स से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ या कैपिटल को मैं किसी और चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जो भी मैं किसी और चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, उसके नतीजे में जो फाइनल प्रोडक्ट में कमी आ गई है, वो जितना मैंने कम किया था वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे उसकी वैल्यू वो थी. सो द इंटायर वैल्यू ऑफ दैट थिंग कैन नॉट बी द कॉज ऑफ लेबर, because I can show you that by subtracting one of the factors of production, I can reduce the overall value of that product and the by the अगर मैं इसमें से ये मैं बना रहा हूँ, बनेगी यही चीज़ फर्ज कर लें, मगर इसमें से मैं कोई एक चीज़, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम कर लेता हूँ और बजाय इसके कि मैं इसके 1 लाख प्रोड्यूस करूँ, मैं अब इसके 80,000 प्रोड्यूस कर रहा हूँ. ठीक है, रुपए लेट्स से का ये बन रहा है या बन रहे हैं जितने भी, उसकी वैल्यू टोटल आउटपुट की ये है. अब जो 20,000 मेरी वैल्यू कम हुई है, अब मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि वो एक्स्ट्रा 20,000 वैल्यू किस चीज़ ने ऐड की थी, उस चीज़ ने जो मैंने माइनस की. अगर मैं माइनस ना करता तो एक्स्ट्रा 20,000 वैल्यू आ जाती. इसलिए इस तरह से मुझे पता चलता है कि हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक सर्टन अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द फाइनल प्रोडक्ट, और जो बंदा वो लेके आ रहा है उसका वो बनता है ना, फिर उसका बनना चाहिए. जो कैपिटल लेके आ रहा है वो एक सर्टन अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द फाइनल प्रोडक्ट, तो वो उसको मिलना चाहिए इंटरेस्ट की शक्ल में. जो एंटरप्रेन्योरशिप लेके आ रहा है वो एक सर्टन अमाउंट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप ना होती तो वो कम वैल्यू उसकी होती, तो वो उसका प्रॉफिट बनेगा. जो लेबर लेके आ रहा है उसको कम कर लेंगे तो आपको लेबर का पता चल जाएगा, वगैरह वगैरह. तो ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज टेलिंग यू कि कितना उसमें से मिल रहा है आपको. ओके, सो दिस इज हाउ ही अटैक्स द आइडिया दैट द प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आई ऑफ लेबर. इसी तरह से वो कहता है, देखो डिराइव्ड डिमांड का कॉन्सेप्ट देता है. कहता है द वैल्यू ऑफ अ कॉन्क्रीट क्वांटिटी of a good of higher order is equal to the difference in importance between the satisfactions that can be attained when we have command of the given quantity of the good of higher order whose value we wish to determine, and the satisfactions that would be attained if we did not have this quantity at our command. वही बात है दोबारा से. In other words, क्या कह रहा है, the value of labor derives purely from the value of the goods it produces. For example, प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर को देखो, वो भी उतने ज़्यादा पैसे कमा सकता है जितने पैसे वो उस तरफ जनरेट करेगा. मैंने यहाँ पे लिखा है कि टॉप पेड एक्टर्स हॉलीवुड के क्या कमाते हैं. अब टॉम क्रूज को टॉप गन मैवरिक जो पिछले साल निकली थी उसके मिले $100 million. इमेजिन दैट. और विल स्मिथ, उसको ही वॉज द नेक्स्ट बेस्ट पेड एक्टर, इमेंसिपेशन के लिए उसको $35 million मिले. लियोनार्डो डिकैप्रियो को $30 million मिले. उसके बाद ब्रैड पिट
को 30 मिले, उसके बाद रॉक ड्वेन जॉनसन को 22.5, विल फेरल को 20, विल फेरल को 20, oh my god, anyway, क्रिस हेम्सवर्थ को 20, विन डीजल, good god, उसको भी 20, टॉम हार्डी 20, वाकिन फीनिक्स, he should be at the top, he's like the, but anyway, खैर छोड़ो. The point is कि how is this determined? He says it's not determined by the labor theory of value. How is it determined? It's simple. Tom Cruise gets 100 million because when Tom Cruise makes Top Gun Maverick, he's able to sell that much. He's able to pull the crowds. When he's able to pull the crowds, that's what determines. And he's able to get that extra money. That's what determines how much he gets. So my theory is correct. Labor theory of value is not correct. Cost of production, therefore, does not explain value. It is not the cost of production that determines the value of goods, he says, but the value of goods, which is determined by what? The satisfaction of wants, that determines the value of higher order goods, land, labor, capital, etc., etc. So it's not that cost of production is driving value, but value is driving cost of production. You get more if you're able to sell more. If Lal Band is able to get like 100,000 people into the arena, you can be assured that Lal Band will get paid more. And if I can't get 10 people into the arena, then I'm not going to get paid a lot. ठीक है ना? By the way, गौर करें लड़कियों, ladies, कि ये top actors थे. Most of them are men. All of them are men. और women नीचे आएंगी at 5 million, 2 million, वगैरह वगैरह, far below. And the men say, yeah, we get paid more because हमारी फिल्में लोग देखने आते हैं. जब हमारा नाम लिखा होता है तो लोग फिल्में देखने आते हैं. आपकी फिल्में देखने नहीं आते, हम क्या करें? और स्पोर्ट्समैन भी यही कहते हैं कि भाई लोग मेल फुटबॉल देखने आते हैं, फीमेल फुटबॉल को कौन देखने जाता है, तो लिहाजा आपको पैसे नहीं मिलेंगे इतने जितने हमें मिलते हैं. तो फीमेल्स क्या कहती हैं? कहते हैं दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. अगर विल स्मिथ एक फिल्म बना रहा है, एक फिल्म ज़्यादा महंगी है, एक फिल्म इतनी महंगी नहीं है, विल स्मिथ ने तो फिर भी कहना है भाई जी माई गोइंग रेट इज़ 35 मिलियन, दें. अगर नहीं देंगे तो मैं किसी को थप्पड़ करा दूंगा और वो करा भी देगा, एज यू कैन सी. तो पॉइंट ये है कि वो तो नहीं कम करेंगे. हो सकता है दिस वाज अ वन ऑफ थिंग कि टॉम क्रूज न्यू कि भाई टॉप गन मैवरिक को देखने तो सारे लोगों ने आ जाना है कि भाई नई बनी है, तो ही न्यू दैट. सो ओके, ही गॉट अ ह्यूज बम्पर थिंग फॉर इट. बट जनरली स्पीकिंग जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके रेट्स इस तरह लोग जो उनके एजेंट्स के थ्रू नेगोशिएट होते हैं, उसमें 1, 2, 3 मिलियन में शायद वो छोड़ते हैं, मगर जनरली रेट्स फिक्स होते हैं. जिस तरह आतिफ असलम का रेट हो सकता है कि 10 करोड़ रुपया हो और राहत का पता नहीं 15 या 20 करोड़ रुपया हो, मुझे नहीं पता क्या रेट्स है, मैं कह रहा हूँ. बट द पॉइंट इज़ कि उनके रेट्स मोर और लेस लोग जानते हैं कि ये रेट है भाई. आतिफ को अगर आपने लेके आना है तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई आतिफ जब आता है तो पूरा कैंपस लम्स का निकल आएगा, पूरा शहर निकल आएगा देखने के लिए. सो बेसिकली टू कंक्लूड नाउ, मेंगर क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो उसने कहा कि हिस्ट्री को बाहर निकालो. ये हिस्ट्री नहीं हमने पढ़नी, हमें एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म की इकोनॉमिक्स चाहिए जो मैथमेटिक्स से हम वैल्यू निकाल सकें. दूसरी बात, वैल्यू इज जस्ट यूटिलिटी, हाउ मच यू वांट समथिंग. इफ यू वांट इट मोर यू पे फॉर इट, इफ यू डोंट वांट इट यू डोंट पे फॉर इट, सिंपल एज दैट. ठीक है? देयर आर इन्फिनिट वांट्स एंड स्केर्सिटी इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है? बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं क्योंकि इतनी चीज़ें हैं नहीं, तो वी हैव टू इकोनोमाइज. इकोनोमाइज मीन्स कि बहुत ज़्यादा वांट्स है मगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनमें रिसोर्सेज को डिफाइन करना है. कंजम्पशन बिकम्स द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस इंटायर एंटरप्राइज. कंज्यूमर्स एलोकेट देयर बजट टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी इन अ सिनारियो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. कि जितनी आप चीज़ खाएंगे उतनी उसकी यूटिलिटी गिरती चली जाएगी, और इसके हिसाब से आप जो है अपनी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आप एलोकेट करते हैं टू मैक्सिमाइज योर यूटिलिटी. प्रोडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ हायर ऑर्डर गुड्स इनटू लोअर ऑर्डर गुड्स. लोअर ऑर्डर वो चीज़ें जो कि ज़्यादा इमीडिएट यूटिलिटी रखती हैं, और हायर ऑर्डर वो चीज़ें जो कि डिस्टेंट यूटिलिटी रखती हैं. एंड फाइनली, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लेबर डज नॉट डिटरमिन वैल्यू अकॉर्डिंग टू हिम. वैल्यू, which he says is just defines a utility, determines cost of production. It's not this way, it's the other way. The higher the price consumers pay for a production, the higher the price for higher order goods, as we have shown. लेबर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे अगर ज़्यादा लोग वो किस्म का लेबर ख़रीदना चाहेंगे. So that's the end of the story. That is Menger for you. Some criticisms. You might be shocked to discover that mainstream economists reject modern day Austrian economics. Why? Because they said it's not mathematical enough. It's not mathematical. Why is it not mathematical? Again,
It's not mathematical because Austrian school uses only ordinal and not cardinal utility, number one. Number two, Austrian school says that the presumption of continuity, they do not accept that. Okay? Goods are not, cannot be put into a line like this. They are in fact discrete in that particular way. दूसरी तरफ the labor theory of value के लोग जो है, they argue that when labor is not equalized, resources gravitate towards production of the commodity where less labor yields higher returns. There is no center of gravity of prices in the Austrian school. Now the Austrian school seems to have relied on the fact that there are these fluctuations from the center of gravity to argue the case, number one, that prices have no correlation with labor embodied in the commodity. एक उनकी ये argument है. दूसरी उनकी argument ये है कि the Austrian school, please note, relies on things that the classical school does not qualify as commodities to make the argument that the classical school is incorrect. Water के हवाले से, not bottled water, water के हवाले से, what was the classical school saying? Air के हवाले से, what was the classical school saying? Bribery के हवाले से, what was the classical school saying? Even sex works के हवाले से, what was the classical school saying? Entertainment के हवाले से, what was the classical school saying? They did not say कि इन चीज़ों पे labor theory of value applicable है. They said कि ये और है. इस पे इसकी जो determination है वो demand and supply से है, और demand and supply जो है वो इसी तरह determine होगी. Demand कितनी है एक सोसाइटी के अंदर, सप्लाई कितनी है सोसाइटी के अंदर, ये इसी से डिटरमिन होती है. सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई से ये आगे नहीं जाती. मगर जो चीज़ें कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस होती हैं, अब टॉप गन मैवरिक तो कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस नहीं होगी ना, एक दफ़ा बन गई है, ख़त्म होगी किस्सा, ठीक है, मगर उसका टिकट कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस होता है, उसकी शोइंग कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस होती है. वहाँ पे लेबर थ्योरी वैल्यू एप्लीकेबल क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे कैपिटल ग्रेविटेट अंदर होके जब भी प्राइस ऊपर चली जाए लेबर वैल्यू से, वो अंदर आके उसको दबा देगा, और उसको जब दबाएगा तो वो हो सकता है फिर नीचे यूं करके ऊपर नीचे हो, मगर वो एक दफ़ा दबाएगा उसको, उस पर ग्रेविटी ज़रूर होगी, उस पर पुल ज़रूर होगी, और अगर वो गिर जाए प्राइस से नीचे तो उसको वहाँ से कैपिटल बाहर निकलेगा और वो उठाएगा उसको, उसकी ग्रेविटी ऊपर की तरफ फेंकेगा. सो लॉन्ग टर्म में यस दे विल ऑसिलेट अराउंड दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अगर आप उसको शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो वो अक्सर ऊपर नीचे होगा, उससे कभी भी इक्वल नहीं होगा. तो आपने उसकी शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन को इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि ऑसिलेशन ओबेज नो लॉज व्हाटसोएवर. समझ आई बात की? तो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनकी तरफ से जो वापस हैं. एक तो ये कि जो शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन जो है उसको नहीं देखना. शॉर्ट टर्म ऑसिलेशन इज अकरिंग अराउंड अ पॉइंट, और वो पॉइंट जो है इज डिटरमिन्ड बाय द लेबर एम्बॉडीड. और दूसरी बात ये कि समान चीज़ें जो यूटिलिटी रखती हैं वो कमोडिटीज़ नहीं होती, और तमाम ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो प्रोडक्शन नहीं होती. तो आपने उन चीज़ों को शामिल करके जो प्रोडक्शन नहीं थी, जो आर्टिफैक्ट्स थे, जो नेचुरल चीज़ें थी वगैरह, जो कि लेबर प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा था, उनको शामिल करके लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को अटैक किया है, जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू खुद कह रही है कि ये और चीज़ें इनकी डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस और मेथड से होती है, और ये और चीज़ें इनकी डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इस मेथड से होती है जिसमें कैपिटल अंदर और बाहर ग्रेविटेट करता है. सो इन अ सर्टेन सेंस आपने उन चीज़ों को जिनको रिकार्डो, मार्क्स, स्मिथ ने एक्सक्लूड किया था कि देखो दीज आर थिंग्स दैट हैव एक्सचेंज वैल्यू बट दे डू नॉट हैव वैल्यू, उनको इसमें शामिल करके आपने लेबर थ्योरी वैल्यू को डिस्प्रूव करने की कोशिश की. तो ये आपने एक चालाकी चलाई. तो ये उनका रिस्पॉन्स है. The notion that pure free markets are self-regulating, this is of course the third big criticism of the Austrian school, क्योंकि इसमें से नतीजा वो क्या अखज़ करते हैं? वो कहते हैं फ्री मार्केट परफेक्ट है, छेड़ो नहीं इसको, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़ीरो, डिमांड मैनेजमेंट ज़ीरो, स्टेट इंटरवेंशन ज़ीरो, करो ही ना, हो ही नहीं सकती, बिकॉज स्टेट नहीं बता सकता कि आपकी सब्जेक्टिव वांट क्या है. कोई भी नहीं बता सकता आपकी सब्जेक्टिव वांट क्या है सवाए आपके. तो अगर कोई और नहीं बता सकता कि आप, मैं भी नहीं बता सकता कि आपकी वांट क्या है, तो फिर why am I bothering? This is called also the socialist calculation problem. Nobody else can tell
The state cannot, nobody can tell कि भाई, because it's subjective. It's only up to you how much you value that particular cup of coffee. Only you can say that. I can't. So for that reason, any kind of state intervention will cause distortion of prices, price distortion. And it will reduce the overall utility of the consumers in that society. So ये नहीं करना चाहिए. इसके opposite obviously argument क्या है? वो यही है कि no, that's not the case. Market is very chaotic. It's not self-regulating. By the way, neoclassicals और ये Austrians दोनों ही तकरीबन, neoclassicals में कुछ लोग हैं जो कहते हैं हाँ यार market failure बहुत होता है, मगर अक्सर जो है वो ये कहते हैं कि market failure, you know, it's like Say's law, it's just self-regulating market है. For Smith वगैरह ये इतना exact process नहीं था कि ये इसमें crisis ना पैदा हो. For Marx तो बिल्कुल भी exact नहीं था. वो कहता है बहुत ही inexact है. तो और इसके और वो कहता है हर 5-6 साल 7 साल बाद ये यूं करके डिप्रेशन और बिजनेस साइकिल में जाती. Marx spent the last maybe 10 years of his life trying to understand the business cycle and try to study the business cycle, जिसके लिए उसने बड़ी सारी कैलकुलस के भी कोई 900 पेजेस की नोटबुक बनाई and so on. So, but for these people, for the Austrian school and for most of the neoclassical school, the impression you get conveyed and the thing that economists tell you is कि ये इतना एग्जैक्ट कोई मैकेनिज्म है, ऐसी उस पर प्योर मैथ लगी हुई है कि इसने खुद ही वापस आ जाना, लाइक अ वेल ट्यून्ड इंजन. इसने खुद ही इक्विलिब्रियम पे आ जाना है, इसने खुद ही ऑप्टिमम सोल्यूशन दे देना है, इसने खुद ही परेडो ऑप्टिमैलिटी रीच कर लेनी है, इसने खुद ही आइडियल आउटकम दे देना है. कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं, जितनी इंटरवेंशन करोगे ख़राब होगा. तो ये तीसरा बड़ा क्रिटिसिज्म है ऑस्ट्रियन स्कूल पे कि दैट नेवर रियली एक्चुअली हैपन्स व्हेन यू स्टडी सोसाइटी एम्पिरिकली. That's it. Thank you.